मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत, मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। बसंत पंचमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा आप सब पर बरसे, ऐसी कामना के साथ तुरंत अब क्लास में आइए। आज का क्लास बस शुरू होने को है, समय क्लास का हो चुका है और आज के प्रश्न और आज का सेशन पूरी तरह से केंद्रित है मौर्य काल पर। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सेलेक्टेड, चुनिंदा और बहुत ही विस्फोटक प्रश्न है और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखिए और जवाब देने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख अपने किस शिलालेख में किया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अशोक ने अपने किस शिलालेख में, ये बात तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि शिलालेख और स्तंभलेख ये फर्क आपको पता होंगे, है ना। शिलालेख, अशोक के अभिलेखों से हमेशा एक प्रश्न होता है और कभी कभी अक्सर करके छात्र गलत करते हैं, तो शिलालेख और स्तंभ लेखों में बहुत फर्क रखिएगा। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां से एक प्रश्न फिक्स होता है अशोक के अभिलेखों पे, तो देख लीजिएगा। वो पहला, चौथा, तीसरा और पांचवा शिलालेख पर बात हो रही है। तो खैर यहाँ पे स्तंभ लेख नहीं लिखा हुआ है, शिलालेख लिखा हुआ है। और अगर बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता पांचवा स्तंभ लेख, तो जरूर कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि ये पांचवें शिलालेख में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया है। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही लगाया है आपने, पांचवा शिलालेख। ध्यान रखिएगा, अशोक ने अगर ये कहा जाए कि ये बताइए किसी और शिलालेख में भी धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया है क्या। अगर ये प्रश्न ऐसे आता है कि ये बताइए क्या अशोक ने किसी और शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया है, तो ये पांचवा तो ऑलरेडी है ही। और ध्यान रखिएगा 12वां शिलालेख भी है, 12वें शिलालेख में भी अशोक धम्म महामात्रों की का उल्लेख करता है। और एक बड़ी बात यह है कि वहां पर 12वें शिलालेख में 3 अधिकारी हैं। वहां पर पहला है वच भूमिक, ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा की है उसने। स्त्र्याध्यक्ष, इसकी चर्चा की है उसने। और धम्म महामात, ये 3 अधिकारियों का उल्लेख वो अपने 12वें शिलालेख में करता है। तो वहां पर जो 12वां शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख वो 2 और अधिकारी हैं, उनका तीनों का एक साथ उल्लेख कर रहा है। और 5वें में वो केवल धम्म महामात्रों का उल्लेख कर रहा है। और एक बात और है, तीसरे शिलालेख में भी उसने कुछ अधिकारियों का उल्लेख किया है। और ये प्रश्न कई बार आ चुका है, और वो है युक्त, राजुक और प्रादेशिक, है ना। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, ये 3 अधिकारियों का उल्लेख तीसरे शिलालेख में है। और एक बात ध्यान रखिएगा, राजुकों का उल्लेख कहीं और भी मिलता है। एक बार किस स्तंभ लेख में मिलता है ये भी बताइएगा। राजुकों का उल्लेख किस स्तंभ लेख में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है। तो फिलहाल अगले प्रश्न पे जाइए और बढ़िया देखते रहिएगा आराम से। अशोक के अतिरिक्त देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि किन्होंने ली है। देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुणाल और संप्रति नहीं है, और दशरथ और तिस यही सही होंगे। तिस वो श्रीलंका का शासक है, तिस। एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में श्रीलंका को क्या कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में श्रीलंका को क्या कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और गलती ना हो, ताम्रपर्णी शब्द आया है। ताम्रपर्णी शब्द आया। अशोक के अभिलेखों में श्रीलंका को क्या कहा गया है, तो अशोक के अभिलेखों में श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहा गया है। और यहां पे ध्यान रखिएगा, देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि दशरथ की भी है और श्रीलंकाई नरेश तिस की भी है। और बाद में थोड़ा आगे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन ने भी देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि ली है। बहुत ध्यान रखिएगा भाई, गलतियां ना हो। और भी देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि दक्षिण भारत में भी एक शासक ने ली है। मेरा उद्देश्य यहां पर आपको कंफ्यूज करना नहीं है किसी भी तरह से। कम से कम ये 4 नाम याद रखिए, अशोक, तिस, दशरथ और फिर हर्षवर्धन। ये 4 नाम आपको यहां पे याद रखने चाहिए। और अगला प्रश्न देख लीजिए, कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है। गुप्तचरों के संदर्भ में, पार्षदों, दासों या व्यापारियों के संदर्भ में। और मुझे उम्मीद है
आप बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से जवाब दे पाएंगे। आहितक, आहितक का मतलब है अनुबंधित दास, कुछ निश्चित समय के लिए किसी अनुबंध में फंसा हुआ दास, कॉन्ट्रैक्चुअल दास कह सकते हैं, अनुबंधित दास। तो यहां पर जो शब्द आ रहा है दासों के संदर्भ में किया है, ठीक है। यहां से एक प्रश्न ऐसे भी आया है कि ये बताइए किसने कहा है कि मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा वो मेगास्थनीज कहते हैं। और बड़ी बात यह है कि मेगास्थनीज यूनान में प्रचलित दासों की जो कठोरता है दास प्रथा में, भारत में वो देखते नहीं है ऐसा, इसलिए वो कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं है। फिलहाल काफी लोग क्लास में आ चुके हैं और बढ़िया बात यह है इस समय कि आप अब आपके लिए प्रॉपर वे में रिवीजन का बढ़िया बढ़िया समय है। बढ़िया बात यह भी है कि आपकी परीक्षाएं थोड़ा सा 1-1.5 महीना एक्सटेंड हो गई हैं। अब वो मई और जून के महीने में आयोजित होंगी। पहले वो परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली थी, तो मई और जून तक वो तिथियां उनकी थोड़ा सा टाल दी गई हैं। आपके पास रिवीजन का प्रॉपर समय है और मैंने हमेशा बताया है कि आपकी सहायता के लिए, आपके रिवीजन के लिए हमारी ये एक अमृत संजीवनी पुस्तिका प्राचीन इतिहास की है, टॉपिक वाइज है और इसमें लगभग 3000 क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट है, आंसर शीट के साथ है, कठिन प्रश्नों की, केवल कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी दी हुई है। ये अमृत संजीवनी आपकी तैयारी में, प्राचीन इतिहास की तैयारी में एकदम संजीवनी साबित होगी। और बहुत से छात्रों ने इसके पहले अमृत कलश भी मंगाई है। ये 2 पुस्तिकाएं, इसमें संपूर्ण भारतीय इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, टॉपिक वाइज है। इसमें 3000 प्लस लगभग 3400 के आसपास टॉपिक वाइज प्रश्न है। तो ये संपूर्ण इतिहास पे है और अमृत संजीवनी आपकी केवल प्राचीन इतिहास पे है। तो कम से कम आप अपने रिवीजन में टॉपिक वाइज, क्योंकि अगर हर टॉपिक में आपको लगभग 400 के करीब प्रश्न मिल जाएं, संजीवनी को मिला करके 400-450 प्रश्न मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि रिवीजन में काफी आसानी हो जाएगी। परीक्षा के जो प्रश्न हैं या एग्जाम ओरिएंटेड जो जैसे पेपर बनता है उसी के आधार पर प्रश्नों को रखा गया है। इसमें टेक्निकलिटी काफी है, अगर आप इसको लेकर रिवीजन करेंगे तो बेहतर हो सकता है आपके लिए। तो फिलहाल ये अपने विवेक से निर्णय करिए और अधिक जानकारी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, ये कह रहे हैं अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहां उत्कीर्ण पाया जाता है, मतलब 7वां किस स्तंभ पे उत्कीर्ण है। ये तो आपको पता है कि वो स्तंभों की संख्या 6 है और स्तंभ लेखों यानी स्तंभ पर अंकित लेखों की संख्या 7 है। तो वो कह रहे हैं दिल्ली मेरठ, सारनाथ, दिल्ली टोपरा या फिर लौरिया अरराज स्तंभ। तो देख के बताइए 7वां स्तंभ लेख कहां पे पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। और ये है दिल्ली टोपरा स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, इसमें 7 लेख अंकित हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी ध्यान रखिएगा दिल्ली टोपरा सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 में, इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये बात आपको पता है। सबसे पहले खोजा गया जो था वो दिल्ली मेरठ है, 1750 में टी फैंथलर ने खोजा था। सारी बातें आपको पता है और हम लोगों का आपको पता ही है। एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, 90 दिवसीय एक क्रैश कोर्स की घोषणा हो गई है और वो कक्षाएं हमारी लगातार चल रही हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये कक्षाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा बहुत ध्यान से। तो पांचवा क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और वो ये कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक ने भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि कहकर संबोधित किया है। किस अभिलेख में अशोक ने भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि कहकर संबोधित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रुमिंदई लघु स्तंभ लेख, बाबरू शिलालेख, संकिसा स्तंभ लेख, ये संकिसा है, और सारनाथ स्तंभ लेख। और मुझे लगता है कि सामान्य प्रश्न है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें और आप जवाब दे पाएंगे, और वो है रुमिंदई लघु स्तंभ लेख। ध्यान दीजिएगा, वो जब भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पे जाता है दर्शन के लिए तो वो लिखता है रुमिंदई यहाँ पे कि उसने शाक्य मुनि के जन्म स्थान, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है वो, शाक्य मुनि मतलब भगवान बुद्ध, यहाँ के जो लुम्बिनी को मैंने एक जो कष्टदायक कर है बलि, इससे मुक्त कर दिया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भाग है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया है। तो ये एकमात्र अभिलेख है मौर्यकाल का जिससे हमें मौर्यकाल के
करों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। तो इसको याद रखिएगा। बाबरो शिलालेख में वो बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अभिवादन व्यक्त करता है, और इसी अभिलेख से ये पता चलता है कि वो उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। वो बौद्ध धर्म की शरण में जाता है। वो कहता है हमा बुद्धसी संघ सीते गालवे चा प्रसिद्धे चा, मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाता हूं। तो बहुत ठीक जा रहे हैं हम लोग, और ध्यान दीजिएगा प्रश्न गलत ना हो और बढ़िया रहे। और फिर यहां पर ये कह रहे हैं मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आर्थिक अभिलेख कौन सा है? तो अभी मैंने बता दिया, वो आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। और यहां पर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और पहला ही प्रश्न, ये पहला ही विकल्प है, रुमिंदेई लघु स्तंभ लेख। बढ़िया से ध्यान रखिएगा। अशोक के स्तंभों पर पशु आकृतियों पर यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है। किसका स्टेटमेंट है? राधा कुमुद मुखर्जी सर का, आरसी मजुमदार सर का, निहोर रंजन रे या डीडी कौशाम्बी? और मुझे लगता है कर पाएंगे। और ये है निहोर रंजन रे। बहुत ध्यान दीजिएगा, गलतियां ना हो। और ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और गलतियां हो सकता है कुछ नए प्रश्न भी हो आपके लिए। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की स्व भूमिका नियंता, राजा की केंद्रीय भूमिका नियंता कौन था? तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखते ही तुरंत विकल्प आना चाहिए ध्यान से, और वो सीता अध्यक्ष है। वहां पे राज्य की केंद्रीय भूमि को सीता कहा गया है। मौर्य काल में जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि है उसे सीता कहा गया है ना। और सीता का जो वो है कौन, जो प्रबंधक है वो सीता अध्यक्ष कहलाता है। अब ध्यान देना, कौटिल्य ने दो प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है, एक सीता और एक स्वाम्य या फिर करत भूमि। ध्यान दीजिएगा, ये स्वाम्य या करत भूमि किसानों के नियंत्रण वाली भूमि थी, जिस पर किसान टैक्स पे करते थे, भू राजस्व पे करते थे, वो ये स्वाम्य भूमि है। टैक्सेशन सिस्टम क्या है वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन ध्यान रखिएगा दो तरह की भूमियां, सीता और स्वाम्य। स्वाम्य में भी कई तरह की भूमियां हैं। फिलहाल फिर यहाँ पे देखिएगा, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेखों की जो भाषा या लिपि है वो क्या है? तो ब्राह्मी, अरामाइक, शारदा और खरोष्ठी। और बताने की जरूरत नहीं है, वो खरोष्ठी लिपि है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न आते हैं, हमेशा आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। खरोष्ठी लिपि, 4 लिपियों का अशोक के अभिलेखों में उपयोग हुआ है। 4 लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक। ग्रीक यानी यूनानी और अरामाइक, ये 4 लिपियां हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर करके पूछा जाता है ना, कि किस लिपि में है, और कहता है अधिकांश अभिलेख अशोक के किस लिपि और किस भाषा में है? तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। अधिकांश अभिलेख उसके जो पश्चिमोत्तर भारत में है उसमें खरोष्ठी और ग्रीक और अरामाइक यूज हुई है, लेकिन जो भारत के अंदर और आंतरिक क्षेत्रों में जितने भी हैं वो ब्राह्मी और प्राकृत है। वो कहेंगे कि प्राकृत भाषा में अशोक के अभिलेखों को अंकित किया गया है। क्यों? क्योंकि वो अधिकांश लोगों के द्वारा जानी और समझी जाती थी। ठीक है ना, तो बढ़िया है, और आप देखते रहिए फटाफट। और अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है? अभिलेखों से ज्यादा प्रश्न है। बलिवर्द यानी इसको कहते हैं बेस्त्रोफेदन शैली में लिखा गया है ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है अशोक का कौन सा अभिलेख जिगजैग पैटर्न में लिखा गया है। तो फिर इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। और ये है एर्रागुडी अभिलेख, बहुत बढ़िया है। ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। ये सारी लोकेशंस भी याद रखनी है। अशोक के अभिलेखों में सब कुछ याद रखना है, कुछ छोड़ना नहीं है। बेस्त्रोफेदन शैली मतलब ऐसे लिखा जाता है, ऐसे एक लाइन, ऐसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? गलतियां नहीं होनी चाहिए। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कम से कम इस समय रिवीजन के लिए आप जितने ज्यादा से ज्यादा जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही परीक्षा में आप सहज रहेंगे, उतना ही परीक्षा में आप सहज रहेंगे। आपके पास कोई ना कोई एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। और मैं हमेशा आपको बता रहा हूं, अगर आपको पूरी भारतीय इतिहास पे रिवीजन के लिए कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसमें 3400 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, ये अमृत कलश के नाम से है। और अगर आपको केवल एंशिएंट इंडिया पर ही 3000 चाहिए, प्राचीन भारतीय इतिहास पे 3000 क्वेश्चंस, तो ये आपकी अमृत संजीवनी है। इसमें प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है, दक्षिण भारत और राजपूत काल तक कवर किया है, 3000 प्रश्न है। इस पुस्तिका को अगर आप मंगाना चाहें
दोनों में से कोई एक या दोनों मंगाना चाहें, जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं उसमें मिल सकती है। आप चाहें तो इसको अपने अध्ययन में, रिवीजन में शामिल कर सकते हैं, जैसा भी आप बेहतर समझें, या आपके पास कोई और बेहतर विकल्प है तो वहां से भी आप तैयारी का रिवीजन कर सकते हैं। दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो कौन है? चोल और केरल पुत्र। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, सातवाहन और पल्लवों का उल्लेख नहीं करता। ये दोनों प्रश्न कई बार घुमा फिरा के आए हैं, कभी सातवाहन कहता है, कभी पल्लव कहता है। ध्यान दीजिएगा, चोल है, पांड्य है, सत्य पुत्र है और केरल पुत्र है। इन्हीं चार का उल्लेख हुआ है, चोल, पांड्य, सत्य पुत्र और केरल पुत्र। ध्यान दीजिएगा, तो अब जैसे चोल और केरल पुत्र का तो हुआ है, पांड्य का भी हुआ है, अब यहाँ पे सत्य पुत्र का तो हुआ है, लेकिन सातवाहन का नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, सातवाहन और पल्लव दोनों का नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर करीबी जवाब, करीबी सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो ये होगा सातवाहन और पल्लव। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा भवन में प्रश्नों को बहुत कायदे से पढ़कर समझकर लगाना होगा। वो कह रहे हैं पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहां से मिले हैं, पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहां से हैं? तो पृथक कलिंग प्रज्ञापन वाले शिलालेख कहां से हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये पृथक कलिंग प्रज्ञापन वही है जो शिलाएं कलिंग में स्थापित हैं। और कलिंग में कौन कौन सी स्थापित है? धौली और जौगढ़। ध्यान दीजिएगा, धौली और जौगढ़ 1 और 3। तो यहां पर तदनुसार उत्तर आएगा ए। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 13वां शिलालेख है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो 13वां शिलालेख है जिसमें अशोक ने कलिंग के युद्ध और उसमें भयंकर रक्तपात और अपने पश्चाताप का जो प्रदर्शन किया है, जो विज्ञापन किया है, वो कलिंग में स्थापित शिलाओं पर नहीं करता है। तो कलिंग में 2 स्थापित हैं, धौली और जौगढ़। तो वहां पर वो 13वें, 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख के स्थान पर वो 2 लिखता है। और वो क्या लिखता है इसमें? 1 और 2। इसको कहा गया है पृथक कलिंग प्रज्ञापन। उसमें लिखता है कि वो सबे मन से पजा ममा, सभी मनुष्य मेरी संतान है, इस तरह की बातें करता है वो। तो वो जो पृथक कलिंग प्रज्ञापन है वो कलिंग वाली शिलाओं पर है और वो धौली और जौगढ़ में है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो लोग लगातार क्लास में है और समझ रहे हैं चीजों को, बहुत बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। कौन सा अशोक का अभिलेख धम्म विजय की जानकारी देता है? ये सब प्रश्न बढ़िया देखिए, इंपॉर्टेंट लिख दिया है, धम्म विजय की जानकारी देता है। और बताने की जरूरत नहीं है, वो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख है। और 5 विदेशी शासकों के नाम का उल्लेख भी करता है। 5 विदेशी शासक इसके साथ अशोक के कुछ बेहतर राजनयिक संबंध रहे होंगे, उनकी बात करता है वो। तो ध्यान दीजिएगा, वो 13वां शिलालेख है, गलती ना हो। तो आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में ग्रीक राजाओं के द्वारा 3 राजदूत भेजे गए थे। वो ये कह रहे हैं 3 राजदूत भेजे गए थे, 3 यानी मौर्य काल में ग्रीक राजाओं के द्वारा पाटलिपुत्र में, मतलब मौर्य काल में, मौर्य काल की बात हो रही है ये, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें से मेगास्थनीज थे और डाइमेगस थे, और तीसरा कौन है? सेल्यूकस, हेलियोडोरस, डायोडोरस और डायनोसियस। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत है ये डायनोसियस। मौर्य दरबार में 3 यूनानी राजदूत, कौन कौन? मेगास्थनीज, ये सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत है, डायमेकस। टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत है डायनोसियस। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में 4 यूनानी राजदूत आए हैं, और चौथा कौन सा है? वो है हेलियोडोरस। और वो शुंग शासक काशी पुत्र, ये भी पूछा गया है, काशी पुत्र किसे कहा गया है? वो भागभद्र को कहा गया है। तो भागभद्र के दरबार में आया था। और कहां से आया था? तक्षशिला से आया था। तक्षशिला का शासक कौन था? एंटियालकिडस था। भारत में ये पहला ज्ञात विदेशी है जिसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बढ़िया से रिकॉल करनी चाहिए, सरल प्रश्न आपके गलत ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जनजातियों का उल्लेख करता है। वन्य मतलब यहाँ पे जंगली जनजातियों का, मतलब 8वीं जनजातियों का, बताने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे तुरंत याद आना चाहिए। शिलालेख 13वें शिलालेख में वो 8वीं जनजातियों का उल्लेख करता है। 13वें शिलालेख में वो पहली बात तो ये करता है कि देवताओं के पेदर्शी राजा ने अब हथियार रख दिए हैं,
अब भविष्य में वो हिंसा का मार्ग नहीं चुनेगा, ध्यान दीजिए। लेकिन फिर वो चेतावनी देता है अगले क्रम में, वो ये बताता है अपनी प्रजा को, 8वीं जंगली जनजातियों को जो लूटपाट करती थी, उनको ये बताता है कि उनको संयम से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवताओं के प्रियदर्शी राजा ने हथियार रख दिए हैं, तोड़े नहीं है, और आवश्यकता पड़ने पर वो हथियार उठाएगा और दंड नीति का प्रयोग करेगा। क्यों? क्योंकि अशोक ये कहता है कि कभी कभी राजधर्म के अनुपालन में ऐसे अवसर आते हैं जब हिंसा का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। तो व्यक्तिगत जीवन में वो अशोक बौद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक राजा के रूप में केवल शासक है, और वो जानता है कि एक शासक के लिए दंड नीति का प्रयोग अनिवार्य है। तो इसलिए उसने कभी सेना को भंग नहीं किया। वो 8वीं जनजातियों को वो चेतावनी देता है कि वो थोड़ा संयम से रहें, लूटपाट वगैरह ना करें। क्यों? क्योंकि मैंने हथियार रख दिए हैं, तोड़े नहीं है। और फिर देखिएगा किस चोल शासक को परशुराम का अवतार कहा गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और यहाँ पर विकल्प आपके सामने है, शैम्बियन, एलारा, कांतन और करिकाल। और गलती से भी आप करिकाल को मत चुनिएगा, वो कांतन है। परशुराम का अवतार कांतन को कहा गया है। और यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, नंद वंश का शासक है महापद्मनंद, उसको भी परशुराम का अवतार कहा गया है। सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला, वो कौन है? महापद्मनंद है। और यहां पर एक पौराणिक चोल शासक है कांतन, और वो पौराणिक चोल शासक जिसने श्रीलंका की विजय पाई। तो यहां पर ध्यान रखिएगा एलारा। और फिर ध्यान रखिएगा शैम्बियन की तुलना वो राजा शिवी के साथ की जाती है। शिवी जिन्होंने अपनी एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस के टुकड़े को बाज को दान में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये सब बहुत बढ़िया प्रश्न है, मेरे ख्याल से आपको अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, मौर्यों के दक्षिण भारत पर किए गए आक्रमण का विवरण कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत के किन संगम कवियों ने दिया है? परंगुरनार, मामूलनार, इरमपोरिय और तिरिपुरमेरिथ मुरंजियर। कौन है? 1 और 2, 1 2 4, 1 2 3, 1 2 3 और 4। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं वो परंगुरनार है और मामूलनार है। तो 1 और 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 ध्यान रखिएगा। 2 संगम कालीन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख है, मौर्यों के दक्षिण भारत पर किए गए आक्रमण का उल्लेख। तो एहनानुरु और पुरनानुरु, इस क्लास को छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही सटीक प्रश्न आपको मिलेंगे हमारी इस पुस्तिका में, इस प्रैक्टिस सेट में। यह है अमृत कलश, संपूर्ण भारतीय इतिहास पर 3400 प्रश्न लगभग प्रैक्टिस सेट में आंसर शीट के साथ हैं। और अगर आप केवल प्राचीन भारतीय इतिहास को देखना चाह रहे हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास में टॉपिक वाइज प्रागैतिहासिक काल से लेकर हर टॉपिक मिलाकर के केवल प्राचीन भारतीय इतिहास में ही 3000 प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज है। इस पुस्तिका की खास बात यह है कि इसमें कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी दी हुई है। कोशिश यह की गई है कि पुस्तक बहुत प्रामाणिकता के साथ आपको उपलब्ध हो। तो आप चाहें तो इसको शामिल कर सकते हैं। और एक खास घोषणा और है कि अभी 1 हफ्ते के अंदर आपके लिए समुद्र मंथन के नाम से एक मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न इंडिया का भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होगा अलग अलग, जिसमें लगभग 3000 3500 मेडवल में और लगभग 3 से 3000 या जितना भी होगा वो अभी काउंट नहीं किया गया है, वो आपके आधुनिक भारत में टॉपिक वाइज होंगे। तो आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी। और ये पुस्तकें अभी 15 दिन में हजारों की संख्या में बुक हुई हैं। आप चाहे, इसकी लोकप्रियता बस केवल ऐसी है कि मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चाहिए तो देख लीजिए। इसके कुछ पीडीएफ पन्ने मंगाने चाहिए तो आप मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि कम से कम प्रामाणिक 10,000 मिनिमम तो कम से कम अभी कर लीजिए इस महीने। फिर आगे अभी बहुत वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग, और पता नहीं आगे अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। जो अभी फ्लोर पे जो काम है वो हम आपको बता रहे, भविष्य में अभी बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। और ये कह रहे कन्नड़ साहित्य के रत्नात्रय में कौन शामिल है? कंबन, पंप, पोन्न, आंडाल। तो ध्यान दीजिएगा, कन्नड़ साहित्य के जो रत्नात्रय हैं, त्रिरत्न है कन्नड़ के, त्रिरत्न आप कर लेंगे। उसमें पंप है, एक पोन्न है,
और एक रन है। तो यहां पर दो नाम आपको दिख रहे हैं, पंप और पोन, और तीसरे रन है। तो यहां पर 2 और 3 आना चाहिए, तो 2 और 3 ये है, ठीक है। फिर ये कह रहे तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न एक तो कंबन है, दूसरे ओट्टकुट्टन है, ध्यान दीजिएगा, और तीसरे पुगलेनिध हैं, तीसरे पुगलेनिध हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेनिध, और जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है वो पंप, पोन्न और रन्न है। और आंडाल आलवार महिला संत हैं, और ध्यान रखिएगा इनको दक्षिण भारत की मीरा कहा गया है। दक्षिण भारत की मीरा कौन है? वो आंडाल है। और आलवार एक महिला संत का नाम भी मिलता है, उनका नाम है कराईकल। ये सब प्रश्न आए हैं। नयनार महिला संत कौन है? कराईकल। आलवार महिला संत कौन है? आंडाल। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया कर रहे होंगे। और अगर इन प्रश्नों में आपको दिक्कत आ रही तो समझ लीजिए कि आपको पुनर्विचार की जरूरत है। और ये कह रहे हैं कि बर्तन बनाना मनुष्य के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। सबसे पहले इसमें किस युग में बर्तन बनाए गए? पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण युग? और बिल्कुल बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मैं रुक रहा हूं और आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। सभी का जवाब मैं देखना चाहता हूं और ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। यहां पर जवाब है मध्य पाषाण युग। अगर ये कहता चाक पर बने मृदभांड, तब यहां पर जवाब होता नव पाषाण। ये केवल पूछ रहा है कि बर्तन बनाना, मृदभांड बनाना किस युग की घटना है? मध्य पाषाण युग। मनुष्य ने पहली बार हस्त निर्मित मृदभांड मध्य पाषाण काल में बनाए। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, आप प्रागैतिहासिक काल वाला लेक्चर आप हमारा देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड कहां से मिले हैं? तो वो मिले हैं चौपानी मांडो से। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक जा रहे हैं हम लोग, और कर लेना चाहिए। विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड कहां से मिलते हैं? इट इज इन मध्य पाषाण काल, चौपानी मांडो। और फिर कहते हैं कि चाक पर बने मृदभांड कहां से मिले? तो वो नव पाषाण काल की पहली घटना है। और फिर कहते हैं कि मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र कहां था नव पाषाण काल में? मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र कहां था नव पाषाण काल में? तो इट इज इन मेहरगढ़। भाई ये सब प्रश्न हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा है, इतनी गलती करेंगे तो ठीक नहीं है, और ये ठीक नहीं है, आपके लिए गलतियां हो रही हैं। और ये सब प्रश्न आपका सिलेक्शन निर्धारित करेंगे भाई। वो कह रहे हैं कि कौन से शासक थे जो जैन धर्म के संरक्षक थे? ध्यान से देख के बताइएगा, जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन है? बिंबिसार, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य। और देख लीजिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो है ही, और खारवेल भी है। खारवेल ने वो उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों पर जैन भिक्षुओं के लिए उसने गुफाओं का दान दिया। तो यहाँ पे 2 और 3 विकल्प में है, और तदनुसार जवाब यहाँ पे सी आना चाहिए। और बिंबिसार आपको पता है कि बौद्ध धर्म का फॉलोअर है। मुझे उम्मीद है आपने बहुत बढ़िया से चीजों को देखा होगा, कर रहे होंगे। और अगर आज के पेपर में आपने 2 से 3 प्रश्न गलत किए हैं, 2 या 3 प्रश्न आपने गलत किए हैं अब तक 20 में से, तो आप बहुत खतरनाक जोन में हैं। आप बहुत खतरनाक जोन में हैं। आज के प्रश्न थोड़े से ट्विस्टिंग है, लेकिन गलत नहीं होने चाहिए थे। और जितने भी छात्र मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं वो मुझे ये सूचित करें कि आज के पेपर में आपने कितने प्रश्न गलत किए। और फिर मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए आप ये 2 पुस्तिकाएं, अमृत संजीवनी प्राचीन भारतीय इतिहास के 3000 प्रश्न कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ, और संपूर्ण भारतीय इतिहास पे 3400 प्रश्न लगभग अमृत कलश में, इस प्रैक्टिस सेट को आप मंगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक के अनुसार निर्णय करके, ठीक है। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, और फिर हम लोग कोशिश करते हैं अगले टॉपिक को लेकर मिलते हैं जल्दी ही। तो आज विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार।